श्री कृष्ण बच्चों। जय श्री कृष्ण सर। देखो, पिछले वाले चैप्टर में हमने फोर्स के बारे में पढ़ा था। आज हम फोर्स में एक दूसरे तरीके का फोर्स पढ़ेंगे जिसका नाम है फ्रिक्शन, जिसे हम हिंदी में कहते हैं घर्षण बल। ठीक है, यहाँ पे घर्षण से सीधी सीधी भाषा में हम कह सकते हैं कि रगड़ पे जब कोई दो वस्तु एक दूसरे को ऐसे रगड़ते हैं तो इन दोनों वस्तुओं के मध्य जो बल लगता है, द फोर्स बिटवीन टू सरफेस दे आर कॉन्टेक्ट टू ईच अदर्स, है ना, जो एक दूसरे के साथ ऐसे कॉन्टेक्ट में है। और जब इनके बीच में कोई रगड़ लगती है, जब इनके बीच में कोई मूवमेंट होती है तो इन दोनों सरफेस के बीच में जो फोर्स लगता है वो फोर्स कौन सा होता है? घर्षण बल। जैसे कि हम यहाँ पे देखो, मेरे पास में एक कांच की क्या है, कोई फ्लास्क है। अब हमने इसको क्या करा, यहाँ पे मैं मूव करवा रहा हूँ। ठीक है, यहाँ पे हम इसको मूव करा रहे हैं तो ये जो टेबल की सरफेस है और इसकी ये सरफेस है, इन दोनों के बीच में जो फोर्स लग रहा है वो कौन सा फोर्स है? घर्षण बल। अभी आप इसको देखना, जैसे ये मेरे पास में एक बुक है, यहाँ पे ये कांच का एक तरह से ग्लास जार है। अब हम दोनों को ही क्या करते हैं? पुश करते हैं। दोनों को पुश कर रहे हैं। आप करो राधे, देखिए दोनों को पुश एक ही तरीके से करो तो आपको यहाँ पे ये दोनों मूव कर रही है, जैसे तो जिस जैसे तैसे मूव कर रहे हैं तो यहाँ पे क्या हो रहा है, दोनों के बीच में ये जो टेबल है और ये बुक है, इन दोनों की सरफेस के बीच में एक फोर्स कार्य कर रहा है, एक फोर्स वर्क कर रहा है, जिसको हम क्या बोलते हैं? फ्रिक्शनल फोर्स, या हम कह सकते हैं कि घर्षण बल। अब देखो, मैं घर्षण बल को एक और एक्सपेरिमेंट से हम करते हैं। हमारे पास में ये क्या है, एक स्प्रिंग बैलेंस है जिसको हम हिंदी में कमानीदार तुला बोलते हैं। यहाँ पे इसके कुछ मेजरमेंट्स लिखे हुए हैं। तो अब हम इसको क्या करेंगे, यहाँ पे हमने दूसरी तरह से इसको एक तरफ हमने क्या लगा दी है, एक ईंट लगा दी है और हम इसको क्या करेंगे, पुल करते हैं इससे। अब आप देख रहे हो यहाँ पे जब हम इसको पुल कर रहे हैं तो इसका जो मेजरमेंट आ रहा है 200 तक ये मूव नहीं कर रही है, 200 तक भी ये मूव नहीं कर रही है, 250 तक नहीं कर रही है, 300 तक मूव नहीं कर रही है। अब देखो आप, जैसे जैसे हम थोड़ा सा, इसका मतलब क्या हो रहा है, इन दोनों सरफेस के मध्य ये ईंट और इस टेबल के बीच में क्या लग रहा है, बहुत ही ज्यादा फ्रिक्शनल फोर्स लग रहा है। और उस फ्रिक्शनल फोर्स की वजह से, घर्षण बल की वजह से ये मूव नहीं कर पा रहा है। अब हम क्या करते हैं, यहाँ पे हम एक क्या लेते हैं, ये पॉलीथीन लेते हैं और किसके बीच में, इस पॉलीथीन को हम यहाँ पे ये जो अपनी ईंट और इसके नीचे क्या लगा देते हैं, इसके बीच में, टेबल और ईंट के बीच में हमने क्या कर दी, पॉलीथीन लगा दी। हमने देखा था कि लगभग 400 के आसपास तक ये मूव नहीं करी थी। अब हम जब देखते हैं इसको तो ये देखिए मूवमेंट हो रही है ना। आप ये देखो, इसको 250 के आसपास ये क्या कर रही है, मूव कर रही है। अब आप इससे कुछ समझ रहे हो, हमने यहाँ पे जब पॉलीथीन नहीं यूज करी थी तो इन दोनों के बीच में जो लगने वाला फ्रिक्शनल फोर्स था वो क्या था, ज्यादा था। अब आप सोचो कि ज्यादा क्यों था, क्योंकि जो ये ईंट की जो सरफेस है वो क्या है, रफ है, और रफ सरफेस, जितनी ज्यादा रफ सरफेस होती है उसके बीच में लगने वाला फ्रिक्शनल फोर्स उतना ही ज्यादा हो जाता है। क्लियर ये चीज। और जब हमने क्या करा, इसको लगा दिया, जैसे ही हमने इसको लगाया तो लगाने के कारण से यहाँ पे ये क्या हो गई, स्मूथ हो गई ना, क्योंकि ये पॉलीथीन क्या है, चिकनी है, और चिकनी सरफेस होने के कारण से ये इजीली मूव कर पा रही है। आई बात समझ। अब हम इसको देखो, एक दूसरे एक्सपेरिमेंट्स में आपको समझाता हूँ। जैसे हमने ये एक दोनों में को दूसरे एक्सपेरिमेंट से भी करके देखते हैं कि फ्रिक्शनल फोर्स कैसे काम करता है। ये मेरे पास में क्या है, पेन है, प्लास्टिक पेन है। अब हम इसको क्या कर रहा है, एक कोई सरफेस है जिसको हमने थोड़ा सा इंक्लाइन कर लिया है, थोड़ा सा तिरछा कर लिया है। जैसे मैं इसको यहां से देखो, इसके ऊपर से मूव कर रहा है, ठीक है। अब हम इसको देखो, जैसे एक और हमारे पास में पूरा गोल शेप में है तो ये बहुत आगे तक जा रहा है। अब हम क्या करते हैं, क्यों जा रहा है, क्योंकि यहाँ पे ये जो सरफेस है वो क्या है, पूरी स्मूथ है। हम इसके बीच में क्या करते हैं, थोड़ी सी सैंड को, थोड़ी सी मिट्टी को हम क्या कर देते हैं, फैला देते हैं। हमने क्या कर दिया, बीच रास्ते में थोड़ी सी मिट्टी को फैला दिया है। अब हम देखते हैं, वही एक्सपेरिमेंट फिर से रिपीट करते हैं तो क्या होता है। देखिए, आप देख रहे हो, आप देख रहे हो मूवमेंट जो हुई थी पहली वाली कंडीशन में और सेकंड कंडीशन में।
जब इसमें जा रहे हो तो मूवमेंट में क्या हो रहा है, ये पेन यहीं रुक रहा है, जबकि उस वाली कंडीशन में आप क्या देख रहे थे, वो आगे तक जा रहा था। तो यहाँ पे बेटा इस चीज से समझिए कि जो हमने यहाँ पे रेत बिछा दी है, इसमें इसने क्या काम किया है, इस सरफेस को रफ बना दिया। और जैसे ही रफ सरफेस होती है, रफ सरफेस होने से क्या होता है, घर्षण बल ज्यादा हो जाता है। देखो, जब दो वस्तुओं के बीच में जब संपर्क में रहती है तो उनके बीच में इस तरह से क्या हो जाती है, इंटरलॉकिंग हो जाती है। कैसी, इस तरह की। आप देख रहे हो जैसे ये ऐसे हाथ फंसते हैं ना, इसी तरह से जब दो वस्तु एक दूसरे के साथ संपर्क में रहती है और उनमें जो फ्रिक्शनल फोर्स लगता है तो ऐसे इंटरलॉकिंग हो जाती है। जब ये इंटरलॉकिंग ज्यादा होती है तो फिर वो वस्तु जो है, वो ऑब्जेक्ट जो है वो मूव नहीं कर सकता, और जब फ्रिक्शनल फोर्स कम रहता है तो फिर वो मूव कर सकता है। आप देखते हो जैसे अपने ट्रैक्टर के टायर होते हैं, ट्रैक्टर के टायर के ऊपर क्या बनाए जाते हैं, स्पाइक्स बनाए जाते हैं ना, मोटे मोटे। वो क्यों बनाए जाते हैं, क्योंकि वो ट्रैक्टर अच्छी तरह से चल सके, ताकि ट्रैक्टर अच्छी तरह से चल सके। यानी कुलदीप ने बताया कि इससे क्या होता है कि फ्रिक्शनल फोर्स बढ़ जाएगा और सड़क के ऊपर वो फिसलेगा नहीं, या कोई जैसे चिकनी मिट्टी में चल रहा है ट्रैक्टर तो वो फिसलेगा नहीं। आप देखते हो खिलाड़ियों के जूते होते हैं, खिलाड़ियों के जूते जो होते हैं वो स्पाइक्स के होते हैं, नीचे जो है छोटे 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 से कांटे से निकले रहते हैं। क्यों निकले रहते हैं वो भी, आप बताओ बेटा। वो फिसले नहीं, क्योंकि जब वो दौड़ते हैं तो यदि वो स्पाइक्स के नहीं हो तो ग्रास के और उसके बीच में क्या रहेगा, फ्रिक्शनल फोर्स कम हो जाएगा और इसकी वजह से वो फिसल सकते हैं। लेकिन कांटेदार शूज जो स्पाइक शूज होते हैं, इससे क्या होता है, उनके बीच में जो फ्रिक्शनल फोर्स लगता है वो ज्यादा हो जाएगा और वो फिसलेंगे नहीं। तो फ्रिक्शनल फोर्स समझ में आ गया आपको। यानी फ्रिक्शनल फोर्स क्या होता है, कोई भी दो वस्तुओं के मध्य जब वो मूवमेंट करते हैं तो उनकी मूवमेंट का जो अपोज करने वाला फोर्स होता है, उनकी गति का जो विरोध करने वाला जो फोर्स है वो क्या है, फ्रिक्शनल फोर्स है। आगे समझ में सबको, चलो ठीक है, कल पढ़ के आना।